18 जून 2026 दोपहर का वक्त पुणे के पास लोगर किले की एक सुनसान चोटी, नीचे सैकड़ों फुट गहरी एक खाई और उस खाई में गिर पड़ता है एक नौजवान केतन अग्रवाल। साथ में खड़ी थी सिया अग्रवाल, उसकी होने वाली दुल्हन। एक हादसा, एक दर्दनाक हादसा। पुलिस ने भी शुरू में यही माना, लेकिन दोस्तों ठीक 10 दिन बाद इस किले पर एक अजीब मंजर दिखता है। वही लड़की सिया गोयल अब पुलिस की हिरासत में इसी जगह वापस खड़ी है। उसके सामने एक फाइबर की डमी है और पुलिस उससे कह रही है जो किया वो करके दिखाओ। और वो दिखा रही है क्योंकि वो हादसा असल में हादसा था ही नहीं, वो एक सोची समझी साजिश थी जो हफ्तों से रची जा रही थी। एक तय की गई शादी, एक छिपा हुआ प्रेमी, एक कैफे में बनी आखिरी प्लानिंग और 33 डिग्री की गर्मी में हुडी पहने एक रहस्यमय आदमी। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य आज भी अनसुलझा है। एक सवाल जिस पर अब दो परिवार आमने सामने हैं। एक कहता है धक्का लड़के ने दिया, दूसरा कहता है नहीं लड़की ने। तो आखिर वो आखिरी धक्का दिया किसने था? ये है लोहगढ़ केस की पूरी कहानी। ये केस अभी अदालत में है, जांच जारी है। तो शुरू में ही साफ कर दूं कि मैं जो भी बताऊंगा वो पुलिस की जांच और आरोपों पर आधारित है और मैं वो बातें नहीं दोहराऊंगा जो बिना सबूत किसी की भी बेइज्जती के लिए फैलाई जा रही है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मनीष तिवारी और आप लोग देख रहे हैं किलर कहानियां, जहां हर कहानी दिल को छूती है और रूह हिला देती है। केतन और सिया की फरवरी 2026 में सगाई हुई, नवंबर में शादी की तारीख तय हुई। लेकिन दोस्तों इस तय की गई शादी के पीछे एक ऐसा सच छिपा था जो सिया के परिवार को भी नहीं पता था। केतन तो सिया को बहुत प्यार करता था, पर सिया का दिल कहीं और लग चुका था। वो दूसरा शख्स था चेतन चौधरी, 22 साल का, मूल रूप से राजस्थान के जोधपुर जिले के बिलाड़ा इलाके के पलासनी गांव का रहने वाला। उसके पिता चाचा सालों से पुणे में एक ग्रोसरी स्टोर यानी कि किराना की दुकान चलाते थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना महामारी में जब कारोबार पर असर पड़ा तो चेतन अपने पिता का हाथ बटाने पुणे आ गया और यहीं सिया और चेतन की मुलाकात हुई जो धीरे धीरे एक गहरे रिश्ते में बदल गई। ये रिश्ता परिवार की नजरों से छुपा हुआ था, लेकिन एक छुपा हुआ रिश्ता हमेशा छिपा नहीं रहता। और जनवरी 2026 में एक क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान सिया के परिवार को इसकी भनक लग गई और यहीं से इस कहानी की असली उलझन शुरू होती है। जनवरी 2026 का वो क्रिकेट टूर्नामेंट जहां सिया के परिवार को उसके और चेतन के रिश्ते का पता चला और अब इस केस में सिया के भाई साहिल गोयल की भूमिका भी जांच के घेरे में है। अब यहां वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जो खुद पुलिस ने सिया से पूछा। अगर सिया केतन से शादी करना ही नहीं चाहती थी तो उसने ये शादी साफ साफ मना क्यों नहीं की? और यही पूछताछ में सिया ने वो दलीलें दी जो अब इस केस का सबसे विवादित हिस्सा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिया ने दावा किया कि उसे केतन पसंद ही नहीं था। उसने केतन की शक्लों को लेकर बातें कही कि उसने कहा कि वो हेयर पैच या विग लगाता था और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे हकलाने की भी शिकायत थी। लेकिन दोस्तों मैं यहां रुकना चाहता हूं क्योंकि इस दलील का दूसरा और सच्चा पक्ष भी है। सबसे पहले तो खुद पुलिस ने अपनी जांच में साफ कहा कि केतन का हेयर पैच पहनना इस कत्ल की कोई बड़ी वजह हो ही नहीं सकती। यानी जिसे सिया एक बहाना बना रही थी, पुलिस ने उसे ही खारिज कर दिया। और केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने तो इसे पूरी तरह नकार दिया। उन्होंने कहा कि केतन के सिर पर सिर्फ एक छोटा सा हेयर पैच था और ये बात सगाई से पहले ही सिया के परिवार को बता दी गई थी। और उन्होंने एक बेहद वाजिब बात कही कि एक विग किसी के कत्ल की वजह हरगिज नहीं हो सकती। और परिवार के रिश्तेदारों ने वो सवाल पूछा जो शायद आपके, मेरे और हम सबके मन में है कि जब सिया का पूरा परिवार शादी की बात करने आया था तब उन्होंने केतन के बारे में सब कुछ बता दिया था। अगर उसे यानी सिया को कोई दिक्कत थी तो तभी क्यों नहीं मना कर दिया? उसने केतन के साथ वक्त बिताया, घूमी फिरी, रिश्ता आगे बढ़ाया। अगर शादी नहीं करनी थी तो शुरू में ही मना कर सकती थी। तो अगर शक्ल वाली दलील सिर्फ एक बहाना थी तो असली वजह क्या थी? पुलिस की जांच एक अलग ही तरफ इशारा कर रही थी। एक ऐसी वजह
जो शक्ल से नहीं बल्कि वक्त से जुड़ी थी। दोस्तों, पुलिस की जांच के मुताबिक इस पूरी साजिश के पीछे 2 वजह थी, एक वक्त और दूसरा पैसा। पहले वक्त की बात करते हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक चेतन ने सिया से कहा था वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। वो चाहता था कि सिया कम से कम 3 साल और इंतजार करे ताकि वो अपना करियर, अपना बिजनेस जमा सके। चेतन को चाहिए था 3 साल की मोहलत, लेकिन मुश्किल दोहरी थी। एक तरफ चेतन 3 साल मांग रहा था और दूसरी तरफ पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिया का अपना परिवार चाहता था कि उसकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। नवंबर की तारीख तय थी और वक्त उनके हाथ से निकला जा रहा था, यानी सिया 2 पार्टों के बीच फंसी थी। इधर परिवार का शादी का दबाव तो उधर चेतन की 3 साल की शर्त। और अब आता इस केस का सबसे नया और सबसे चौंकाने वाला खुलासा, पैसे का खेल। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया कि सिया ने शादी की शॉपिंग के बहाने केतन से करीब 1 करोड़ रुपए की मोटी रकम ले ली थी। 1 करोड़ रुपए, जी हाँ। लेकिन ये पैसा शादी की खरीदारी में नहीं लगा। पुलिस के मुताबिक सिया ने ये पूरी रकम चुपचाप अपने प्रेमी चेतन को दे दी ताकि चेतन उस पैसे से अपना नया बिजनेस खड़ा कर सके। दोस्तों, अब पूरी तस्वीर साफ होती है। प्लान सिर्फ केतन को मारने का नहीं था, प्लान था कि केतन के ही पैसे से चेतन अपना बिजनेस सेट करेगा, अगले 3 साल में अपने पैरों पे खड़ा होगा और फिर सिया और चेतन शादी कर लेंगे। यानी जिस इंसान को रास्ते से हटाया जा रहा था, उसी के पैसों से उसके कातिलों का भविष्य संवारा जा रहा था। इससे ज्यादा भयानक, इससे ज्यादा बेरहम मजाक किसी के भरोसे के साथ और क्या हो सकता है। और पुलिस सूत्रों ने पूछताछ के हवाले से जो एक लाइन कही वो अंदर तक झकझोर देती है। उन्होंने कहा, सिया को अपने परिवार से शादी तोड़ने की बात कहने और बदनामी का सामना करने से ज्यादा आसान केतन को मार देना लगा। जरा इस एक लाइन पर रुकिए। ना कहने से आसान कत्ल करना लगा। एक मुश्किल बातचीत से बचने के लिए एक पूरी जिंदगी खत्म कर देना, ये प्यार नहीं था, ये एक सौदा था जिसमें एक इंसान की जान और उसका 1 करोड़ रुपए दोनों को दांव पर लगा दिया गया। मकसद तय था, पैसा हाथ में था, अब बारी थी प्लान को अंजाम देने की। और ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था। पुलिस के मुताबिक इस कत्ल की रिहर्सल तक की गई थी। दोस्तों, केतन को मारने से पहले सिया को एक और रुकावट हटानी थी और वो रुकावट थी एक विदेश यात्रा। शादी से पहले केतन और सिया का बाली में एक प्री वेडिंग शूट होना था। दोनों परिवार मुंबई एयरपोर्ट के लिए निकले। केतन इस ट्रिप को लेकर बेहद उत्साहित था। उसका ये उत्साह बिल्कुल नेचुरल था क्योंकि वो सच में दिल से सिया से प्यार करता था। लेकिन सिया ये ट्रिप किसी भी कीमत पर कैंसिल करना चाहती थी क्योंकि बाली जाने का मतलब था चेतन से दूरी और उसके प्लान में भी दूरी। और यहीं पुलिस को एक बेहद अहम गवाही मिली उस कैब ड्राइवर की जो उन्हें एयरपोर्ट ले जा रहा था। ड्राइवर ने बताया कि रास्ते में एक जगह गाड़ी रुकी थी और उसी स्टॉप ओवर पर सिया वापस कैब की तरफ आई और गाड़ी में रखे सामान यानी लगेज में कुछ करने लगी। ड्राइवर को उस वक्त ये कुछ अजीब लगा। बाद में जब ये पूरा केस खुला तो उस ड्राइवर को शक हुआ कि कहीं सिया उसी वक्त सामान में से केतन का पासपोर्ट तो नहीं निकाल के ले गई। और पुलिस की जांच ने इस शक को और गहरा कर दिया। आरोप है कि सिया ने जानबूझकर केतन का पासपोर्ट गायब कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे अपने पास अपने जूते या सामान में छिपाकर निकाल लिया। नतीजा, एयरपोर्ट पहुंचने पर पता चला कि केतन का पासपोर्ट गायब है और पूरी की पूरी बाली ट्रिप रद्द हो गई। उस वक्त सभी को यह मामूली सी बदकिस्मती लगी, खोया हुआ पासपोर्ट, रद्द हुई ट्रिप, लेकिन असल में ये उस बड़ी साजिश का एक हिस्सा था। बाली ट्रिप को रास्ते से हटाकर सिया ने अपने असली प्लान के लिए रास्ता साफ कर लिया था। और जब विदेश यात्रा की रुकावट हट गई तो सिया ने केतन को एक नई जगह घूमने का न्योता दिया, लोहगढ़ किला। और उस किले पर जो हुआ वो बताता है कि ये कत्ल कितने शांत दिमाग से कितनी बार रिहर्सल करके प्लान किया गया था। दोस्तों, पुलिस की जांच का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा यही है कि ये कत्ल कितनी बारीकी से प्लान किया गया था। लोहगढ़ किला इस साजिश के लिए सोच समझ कर चुना गया था। एक ऊंची जगह, गहरी खाई, जहां एक मौत को आसानी से हादसा कहा जा सके। और 18 जून पहली कोशिश नहीं थी। पुलिस के मुताबिक सिया और चेतन मई के महीने से ही इंटरनेट पर ये सर्च कर रहे थे कि केतन को
कैसे मारा जाए। इससे पहले भी सिया केतन को उस किले पर ले जा चुकी थी। 31 मई को दरअसल पहली बार खुद केतन सिया को लेके गया था, क्योंकि वो ट्रैकिंग का शौकीन था, उसकी हॉबी थी ट्रैकिंग। और वहीं पर सिया को केतन को वहां से फेंकने का आइडिया आया। फिर 4 जून को पहली कोशिश के लिए सिया ने केतन से फिर लोहगढ़ किला जाने की जिद की, लेकिन उस दिन केतन की मां ने उन्हें जाने नहीं दिया। और फिर आई 14 जून की वो घटना, जब पुलिस के मुताबिक सिया ने केतन को किले के किनारे से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन केतन ने गिरते गिरते एक झाड़ी पकड़ ली और बच गया। जब उसने सिया से पूछा तो उसने बहाना बनाया कि वहां सांप था, मैं तो तुम्हें बचा रही थी। एक झूठ जिसने उस वक्त केतन का शक दूर कर दिया। और पुलिस का सबसे बड़ा दावा कि सिया और चेतन कत्ल से पहले अकेले भी उस किले पर गए थे, एक रेकी के लिए, एक प्रैक्टिस रन, एक रिहर्सल के लिए। उन्होंने वो ठीक जगह पहले से ही देख रखी थी जहां केतन को धक्का देना था। इतना ही नहीं, पुलिस के मुताबिक उन्होंने ये भी रट लिया था कि अगर कोई सवाल पूछे तो उसे क्या क्या जवाब देना है। एक एक कदम पहले से सोचा गया था। और फिर आई 17 जून की वो रात। कत्ल से ठीक एक दिन पहले पुलिस के मुताबिक सिया और चेतन पुणे के लुल्ला नगर इलाके के एक कैफे में मिले, एक आम सी जगह जहां लोग कॉफी पीने आते हैं। वहां बैठकर इन दोनों ने अपनी साजिश को आखिरी रूप दिया। और दोस्तों, उस कैफे की सीसीटीवी फुटेज अब पुलिस के हाथ लग चुकी है, जो इन दोनों की आखिरी मुलाकात की गवाह है। कैफे की वो मीटिंग खत्म हुई, प्लान फाइनल हो गया, अब बारी थी उसे अंजाम देने की। और इसके लिए चेतन ने जो किया वो किसी जासूसी फिल्म जैसा था। टोल के कैमरों से बचने के लिए कार छोड़कर स्कूटर, चेहरा छिपाने के लिए हुडी और एक खतरनाक कोड वर्ड। 18 जून की सुबह केतन अपने घर से निकला, पुणे मुंबई हाईवे पर किवले ब्रिज से सिया को साथ लिया और लोहगढ़ की तरफ बढ़ गया। उसके लिए एक खुशनुमा ट्रिप थी। उसे क्या पता था कि उसकी होने वाली पत्नी उसे उसकी मौत की तरफ ले जा रही है। और इधर चेतन अपनी चाल चल रहा था। और दोस्तों, उसकी हर चाल बताती है कि ये कितनी सोची समझी साजिश थी। सबसे पहले उसने अपना मोबाइल फोन अपनी दुकान पर ही छोड़ दिया और कर्मचारियों से कह दिया कि उसके फोन पर आने वाली कॉल्स वही उठाएं, ताकि लगे कि वो दिन भर दुकान पर ही था। एक झूठी अलिबाई। फिर सफर लोहगढ़ किला पुणे से करीब 90 किलोमीटर दूर था। चेतन के पास गाड़ी का इंतजाम था, लेकिन उसने जानबूझकर कार नहीं ली। क्यों? क्योंकि हाईवे के टोल प्लाजा पर कैमरे होते हैं, रिकॉर्ड बनता है, एक कार उसकी मौजूदगी का पक्का सबूत बन जाती। इसलिए उसने 90 किलोमीटर का वो लंबा सफर एक साधारण स्कूटर से तय किया, ताकि टोल के कैमरों और रिकॉर्ड से बच सके। और रास्ते में उसने एक हुडी पहन रखी थी अपना चेहरा छिपाने के लिए। पुलिस के मुताबिक किले पर चढ़ते वक्त उसने वो हुडी उतार दी, ताकि भीड़ में एक आम घुमक्कड़ की तरह वो दिखे और चढ़ाई में हाफता हुआ हुडी वाला आदमी किसी को अजीब ना लगे। लेकिन कत्ल के बाद भागते वक्त उसने हुडी फिर पहन ली, चेहरा छिपाकर निकल जाने के लिए। हुडी उतारना और फिर पहनना ये भी सोच समझकर किया गया था। हालांकि यही असामान्य पहनावा बाद में सीसीटीवी में उसकी पहचान की सबसे बड़ी कड़ी बना। और अब आता है इस साजिश का सबसे शातिर और सबसे खौफनाक हिस्सा, वो कोड वर्ड, वो सिग्नल। पुलिस के मुताबिक सिया और चेतन ने एक खतरनाक कोड तय किया था। सिया को बस एक काम करना था, ऐन मौके पर जमीन पर बैठ जाना, पानी पीने या जूते के फीते बांधने के बहाने ये बैठना चेतन के लिए इशारा था कि अब वक्त आ गया है, अब धक्का दे दो। लेकिन दोस्तों, इस बैठने के पीछे एक और बेहद ज़हीन सोच थी। पुलिस के मुताबिक सिया का नीचे बैठना इसलिए भी जरूरी था ताकि जब चेतन केतन को पीछे से धक्का दे तो गिरते वक्त हड़बड़ाहट में केतन खुद को बचाने के लिए सिया को ना पकड़ ले। अगर सिया उसके पास खड़ी होती तो डूबता हुआ इंसान तिनके की तरह उसे पकड़ सकता था और दोनों गिर सकते थे। इसलिए सिया को रास्ते से हटना था, नीचे बैठ जाना था। हर छोटी से छोटी बात का हिसाब लगाया गया था। और फिर वो पलाया लोहगढ़ किले में विंचुकाटा रिज के पास एक सुनसान चट्टान। सिया आगे चलकर नीचे बैठ गई। ये इशारा पाकर पीछे छिपा चेतन बाहर निकला, केतन के पीछे पहुंचा और पुलिस के मुताबिक उसे जोर से धक्का दे दिया। केतन खुद को बचाने के लिए कुछ पकड़ पाता उससे पहले ही सैकड़ों फुट गहरी खाई में वो जा गिरा। मौके पर ही सब खत्म।
और इसके बाद चेतन करीब 10 घंटे 40 मिनट तक पूरी तरह ऑफलाइन रहा। उसने अपने फोन का इंटरनेट बंद रखा, ये सोचकर कि अब उसे कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा। शाम करीब 5:40 पर उसने इंटरनेट वापस चालू किया, ये मानकर कि उसका प्लान कामयाब हो गया है। उधर किले पर सिया अपना आखिरी दांव खेल रही थी, एक झूठ। लेकिन घबराहट में उसने एक नहीं 2 झूठ गढ़ दिए और यही 2 झूठ उसकी पूरी कहानी की पहली दरार बने। दोस्तों, केतन के गिरने के बाद सुबह करीब 10:30 बजे सिया ने केतन की मां को फोन किया रोते हुए। लोनावाला ग्रामीण पुलिस और शिव दुर्गा मित्र रेस्क्यू टीम ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद केतन का शव खाई से निकाला, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और यहीं सिया की कहानी लड़खड़ाने लगी। पुलिस सूत्रों और रिपोर्टर्स के मुताबिक सिया ने केतन के गिरने को लेकर एक ही बात नहीं कही। एक बार उसने कहा कि केतन फोटो खींचते खींचते संतुलन खोकर फिसल गया और किसी और मौके पर उसकी कहानी बदल गई। एक पानी की बोतल का जिक्र आया और शायद बोतल की वजह से उसका पैर फिसला। दोस्तों, यही एक झूठ बोलने वाले की सबसे बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि सच एक होता है इसलिए वो कभी नहीं बदलता, लेकिन झूठ कई होते हैं और घबराहट में इंसान एक झूठ को संभालने के लिए दूसरा झूठ गढ़ देता है और कहानियां आपस में टकराने लगती हैं। लेकिन सबसे पहला शक पुलिस को नहीं, केतन के अपने परिवार को हुआ। 21 जून को केतन के पिता विशाल अग्रवाल अपने रिश्तेदारों और केतन के 2 दोस्तों नवदीप जिंदल और तरुण मित्तल के साथ उस जगह पहुंचे जहां केतन गिरा था, और उस जगह को अपनी आंखों से देखकर उन्हें यकीन हो गया कि केतन एक मंझा हुआ ट्रैकर था और यहां से उसका यूं अचानक हादसे में गिर जाना लगभग नामुमकिन है। और फिर परिवार को वो सारी बातें याद आने लगी जिन्हें उन्होंने अभी तक अनदेखा किया था। सिया का फोन अक्सर व्यस्त रहना, उसका बार बार अपने एक दोस्त चेतन का जिक्र करना, एक एक करके शक के टुकड़े जुड़ने लगे और इसी शक के आधार पर विशाल अग्रवाल ने एफआईआर दर्ज कराई कि यह हादसा नहीं उनके बेटे का कत्ल है। एक पिता के शक ने जांच की वो चिंगारी जला दी जो पूरी साजिश को राख करने वाली थी, और जब पुलिस ने इस धागे को खींचा तो टेक्नोलॉजी ने वो राज खोले जिन्हें मिटाने की उन्होंने पूरी कोशिश की थी। दोस्तों, एफआईआर दर्ज होते ही पुणे ग्रामीण पुलिस का पहला निशाना था टेक्नोलॉजी। पुलिस ने फोन रिकॉर्ड खंगाले और जो सामने आया वो दंग कर देने वाला था। पिछले 6 महीनों में जनवरी से जून के बीच सिया और चेतन के बीच 2004 बार कॉल्स हुई थी। कुल 238 घंटे की बातचीत। एक मंगेतर जो अपनी होने वाले पति को छोड़कर एक दूसरे आदमी से इतनी बात करे, ये किसी आम दोस्ती की निशानी हरगिज नहीं है। लेकिन सिया और चेतन शातिर थे। पुलिस के मुताबिक उन्होंने अपनी सारी चैट्स डिलीट कर दी थी, 18 जून से पहले की भी और घटना के बाद की भी। उन्होंने फोन की रिसाइकिल बिन तक खाली कर दी। लेकिन दोस्तों, आज के दौर में डिलीट का मतलब हमेशा के लिए गायब नहीं होता। पुलिस ने उनके फोन फॉरेंसिक लैब भेज दिए ताकि वो मिटाई गई चैट्स वापस निकाली जा सके। जिन बातों को छिपाने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की, वही अब उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बनने वाली थी। फिर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली और वहां मिला 33 डिग्री में हुडी पहने वो रहस्यमय आदमी। यही असामान्य पहनावा चेतन की पहचान की सबसे बड़ी कड़ी बना। फिर पकड़ा गया उसका वो 10 घंटे का गोस्ट मोड, और ये भी कि उस दौरान उसके फोन की कॉल्स किसी और ने उठाई थी, यानी फोन कहीं और था, चेतन कहीं और। सबूतों का जाल कसता गया और आखिरकार सिया और चेतन दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने उन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 यानी हत्या और धारा 61(2) यानी आपराधिक साजिश के तहत केस दर्ज किया। गिरफ्तारी हो चुकी थी, सबूत जुड़ चुके थे, लेकिन असली ड्रामा अभी बाकी था, क्योंकि अब पुलिस इन दोनों को वापस उसी किले पर ले जाने वाली थी जहां ये सब हुआ था, और वहां जो हुआ उसने इस केस का सबसे बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। दोस्तों, 28 जून की सुबह पुणे ग्रामीण पुलिस आरोपियों को लेकर वापस लोहगढ़ किले पहुंची क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन के लिए, और पुलिस ने सिया और चेतन को अलग अलग ले जाने का फैसला किया। पहले सिया को, फिर चेतन को, ताकि दोनों की कहानी को अलग अलग करके परखा जा सके। एसपी संदीप सिंह गिल के मुताबिक आरोपियों को ठीक उसी जगह ले जाया गया जहां ये वारदात हुई थी और पूरा घटनाक्रम दोबारा रचा गया।
कौन किस रास्ते से आया, कौन कहां खड़ा था, किसने क्या किया। डीएसपी गजानन तोपे के मुताबिक सिया ने इस दौरान पूरी साजिश खुद बयान की। एक फाइबर की डमी के मदद से वो मंजर दोहराया गया और ये सब वीडियो में रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि यही वीडियो अदालत में सबसे बड़ा सबूत बनेगा। साथ ही एक फॉरेंसिक टीम उस खाई वाली जगह की बारीकी से जांच कर रही थी, लेकिन यही इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है, क्योंकि अब इस केस में दो परिवार आमने सामने आ चुके हैं। हर कोई दूसरे को कातिल बता रहा है। चेतन के पिता बाबूलाल चौधरी एएनआई से बात करते हुए सामने आए। उन्होंने कहा, मेरे बेटे को झूठा फंसाया जा रहा है। उसने हमें साफ बताया था कि उसने उस लड़के को धक्का नहीं दिया, वो तो दूर खड़ा था। उस वक्त वो लड़की ही उस लड़के के पास खड़ी थी जब वो गिरा। उन्होंने ये भी कहा कि चेतन ने उन्हें लोहगढ़ जाने के बारे में कुछ नहीं बताया था, सिर्फ इतना कहा था कि वो एक मीटिंग के लिए जा रहा है, और ये भी बताया कि उनका परिवार सिया को जानता तक नहीं था। चेतन के चाचा उदय राम चौधरी ने भी कहा, चेतन बेगुनाह है, मीडिया एक तरफा दिखा रहा है, वो एक खिलाड़ी है, सीधा साधा इंसान है। यानी एक तरफ चेतन का परिवार सीधे सिया की तरफ उंगली उठा रहा है और दूसरी तरफ पुलिस, जिसके मुताबिक साजिश दोनों की थी, इशारा सिया का और आखिरी धक्का चेतन का। तीन अलग अलग कहानियां, और सच अभी भी उस किले की चट्टानों के बीच कहीं दबा हुआ है। लेकिन चेतन का मैं तो दूर खड़ा था वाला दावा एक चीज के सामने कमजोर पड़ जाता है, वो चीज जो पुलिस ने उसके खिलाफ बरामद की। चेतन का परिवार भले कहे कि वो उस जगह से दूर था, लेकिन सबूत कुछ और कह रहे हैं। लोनावाला ग्रामीण पुलिस ने वो दोपहिया वाहन जब्त किया, जिससे पुलिस के मुताबिक चेतन उस किले तक पहुंचा था। साथ ही वो हुडी और वो हेडफोन भी जो उसने उस दिन पहने थे। और सवाल वही है कि अगर चेतन का इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं था, तो वो उस दिन 33 डिग्री की गर्मी में चेहरा छिपाकर बिना टिकट चोरी छिपे उस किले पर मौजूद ही क्यों था। ये सवाल उसके परिवार के हर दावे के बिल्कुल उलट खड़ा है। इधर केतन के परिवार का दर्द एक आंदोलन बन गया। उनके घर गहुंजे की सोसाइटी में एक कैंडल मार्च निकला। केतन के पिता ने उन लोगों से सामने आने की अपील की जो 18 जून को किले पर मौजूद थे। कुछ लोग हमें मैसेज कर रहे हैं वो वहां थे पर पुलिस के पास नहीं जा रहे। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि सामने आइए। एक पिता अपने मरे बेटे के लिए अजनबियों के आगे हाथ जोड़ रहा था। और पता है सबसे दिल चीर देने वाली बात कही केतन के दादाजी ने, देवीचंद अग्रवाल जी ने। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हमें हमारे अपने लोगों ने धोखा दिया है, जिन्हें हम सालों से जानते थे। दो परिवार जो सालों से एक दूसरे को जानते थे, जिन्होंने एक रिश्ता जोड़ा और उसी रिश्ते ने उन्हें ये दिन दिखाया। परिवार ने दोनों आरोपियों के लिए फांसी की मांग की और ये भी मांग की कि जिन्होंने शादी तय करवाई उन सब की भी जांच हो। और पुलिस की पूछताछ का दायरा बढ़ता गया। सिया के माता पिता प्रवीण और पूजा गोयल से घंटों सवाल हुए। सिया की मां ने कहा कि उन्होंने बेटी पर शादी का कोई दबाव नहीं डाला था। हालांकि मैं साफ कर दूं, परिवार के इन सदस्यों पर अभी तक कोई आरोप साबित नहीं हुआ है और ये जांच का हिस्सा है। अब ये केस सिर्फ एक कत्ल ही नहीं रह गया, ये एक मिसाल बनने जा रहा है और इसके लिए खुद महाराष्ट्र सरकार मैदान में उतर आई। दोस्तों, इस केस की गंभीरता को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने दखल दिया। उन्होंने पुणे में केतन के पिता से मुलाकात की और हर मदद का भरोसा दिया। सरकार ने परिवार की दो बड़ी मांगें मान ली। पहली, इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी और दूसरी कि इसके पैरवी के लिए देश के सबसे मशहूर वकीलों में से एक उज्जवल निकम जी को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जाएगा। वही उज्जवल निकम जी जिन्होंने 26/11 जैसे केस लड़े थे। ये नियुक्ति बताती है कि सरकार इस केस को कितनी गंभीरता से ले रही है और जांच अभी थमी नहीं है। दोनों आरोपियों की शुरुआती पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद अदालत ने उनकी हिरासत 3 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है ताकि पुलिस उस 1 करोड़ रुपए के लेन देन, डिलीट हुए चैट्स और बाकी कड़ियों की तह तक पहुंच सके। और खुद मुख्यमंत्री जी ने एक बेहद अहम बात कही। उन्होंने इसे एक बेहद चौंकाने वाली और समझ से परे घटना बताया और कहा कि एक समाज के तौर पर हमें सोचना होगा कि आखिर अच्छे परिवारों के पढ़े लिखे नौजवानों के मन में ऐसी आपराधिक सोच और बदले की भावना कहां से आ रही है। और यहीं इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। ये कोई गरीबी या मजबूरी में किया गया जुर्म नहीं था। ये दो पढ़े लिखे अच्छे घरों के नौजवानों की कहानी है जिन्होंने एक रिश्ते को बचाने के लिए
एक तीसरी जिंदगी खत्म करना सही समझा। और सारे सबूत, वो रिकंस्ट्रक्शन वीडियो, फॉरेंसिक रिपोर्ट, लैब से निकलती डिलीट चैट्स, वो बाइक, हुडी और कॉल रिकॉर्ड्स, सब अदालत में वो दीवार बनाएंगे जिसे तोड़ना आरोपियों के लिए लगभग नामुमकिन होगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि केतन की ये कहानी अपनी तरह की इकलौती है तो रुकिए, क्योंकि पिछले कुछ ही समय में भरोसे के कत्ल की ऐसी कई कहानियां हमारे सामने आई हैं जो एक जैसी हैं और उतनी ही डरावनी भी। याद कीजिए मेघालय वाला केस, इंदौर की सोनम रघुवंशी का, जिस पर आरोप है कि उसने हनीमून पर अपने पति राजा रघुवंशी का अपने प्रेमी राज कुशवाहा और सुपारी किलर्स के जरिए कत्ल करवा दिया। ऐसी कहानियों में एक और बात भी एक जैसी है, और यही इंसाफ का सबसे बड़ा, सबसे परेशान करने वाला सवाल है। और इसे समझने के लिए जरा सोनम रघुवंशी केस के ताजा अपडेट को देखिए। उस केस में जहां पुलिस का दावा है कि सोनम ने अपने ही पति की हत्या की साजिश रची, उसी सोनम को अप्रैल 2026 में अदालत से जमानत मिल गई, और अभी मेघालय हाईकोर्ट ने भी उस जमानत को बरकरार रखा है। आप सोचेंगे एक मर्डर की मुख्य आरोपी को जमानत मिली कैसे, और जवाब हमारे सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जमानत किसी सबूत की कमी की वजह से नहीं मिली, पुलिस की एक कागजी गलती की वजह से मिली है। दोस्तों, यहाँ थोड़ा समझिए कि पुराने आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड की जगह अब हमारे देश में एक नया कानून लागू है, बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता, और इसमें हत्या के लिए धारा है 103। लेकिन सोनम के गिरफ्तारी के कागजात में पुलिस ने गलती से बार बार एक गलत धारा लिख दी, 103 की जगह 403, और बीएनएस में 403 हत्या की धारा है ही नहीं। इनफैक्ट 403 नाम की कोई धारा ही नहीं है। बस इसी एक नंबर की गलती के आधार पर अदालत ने माना कि सोनम को उसकी गिरफ्तारी की सही वजह ठीक से नहीं बताई गई और उसे जमानत मिल गई। जरा सोचिए, एक नंबर 103 की जगह 403 और एक मर्डर की मुख्य आरोपी जमानत पर बाहर। हालांकि पुलिस ने साफ किया कि जमानत से मुकदमे पर या सबूतों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चार्जशीट और सारे सबूत अपनी जगह कायम हैं और ट्रायल चलता रहेगा। लेकिन ये एक चीज जरूर दिखाता है कि हमारे सिस्टम में एक छोटी सी तकनीकी कागजी गलती भी इंसाफ की राह को कितना लंबा और टेढ़ा बना सकती है। और यही डर केतन के परिवार के मन में भी होगा। एक तरफ सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट और उज्जवल निकम जैसे दिग्गज वकील का वादा किया है जो उम्मीद जगाता है, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत ये है कि बड़े बड़े केस भी सालों तक अदालतों में खिंचते हैं, तारीख पर तारीख चलती है और कभी कभी एक कागजी चूक पूरे केस की रफ्तार पलट देती है। तो सवाल ये है दोस्तों, क्या केतन के परिवार को जल्दी और सच्चा इंसाफ मिलेगा या ये केस भी बाकी हजारों केसों की तरह सालों की लंबी कानूनी लड़ाई में फंस के रह जाएगा? मैं किसी फैसले की भविष्यवाणी नहीं कर रहा, वो काम अदालत का है। लेकिन सोनम केस ने एक बात तो दिखाई दी कि सबूतों से लड़ाई जीतना एक बात है और हमारी कानूनी प्रक्रिया की पेचीदगियों से पार पाना बिल्कुल दूसरी। और देर से मिला इंसाफ, ध्यान दीजिएगा, देर से मिला इंसाफ कई बार इंसाफ ना मिलने जैसा ही होता है। दोस्तों, लोहगढ़ केस एक ऐसी कहानी जो इंसानी रिश्तों की सबसे काले सच से हमें रूबरू कराती है। एक तरफ था केतन जिसने एक रिश्ते में अपना सब कुछ झोंक दिया, अपनी पूरी जिंदगी और अपना 1 करोड़ रुपए तक एक इंसान के नाम कर दिया, और दूसरी तरफ पुलिस के मुताबिक वही इंसान शातिर दिमाग से एक कैफे में बैठकर उसी के पैसों से अपना भविष्य और उसकी मौत का प्लान बना रहा था। जो दलीलें दी गई कि शक्ल पसंद नहीं थी, हेयर पैच लगाता था, वो दलीलें नहीं, बहाने थे। असली वजह तो वो 3 साल की मोहलत, वो 1 करोड़ का लालच और वो स्वार्थ जिसके आगे एक इंसान की जान की कोई कीमत ही नहीं रह गई। और वो आखिरी धक्का चेतन ने दिया या सिया ने, इस सवाल पर भले 2 परिवार आमने सामने हो, लेकिन एक बात तय है, केतन अब इस दुनिया में नहीं है और उसे कोई वापस नहीं ला सकता। ये कहानी हम सबके लिए एक आईना है कि रिश्तों में सच्चाई और एक
ना कहने की हिम्मत कितनी जरूरी है, क्योंकि जिस दिन हम एक मुश्किल सच कहने से कतराने लगते हैं और उसकी जगह आसान झूठ या उससे भी भयानक रास्ते चुनने लगते हैं, उसी दिन केतन जैसी मासूम जानें इसकी कीमत चुकाती हैं। अगर इस कहानी ने आपको झकझोरा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और किलर कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है कि वो आखिरी धक्का किसने दिया होगा, और क्या केतन को सच में जल्दी इंसाफ मिल पाएगा। मैं हूं आपका होस्ट मनीष तिवारी। अगली बार मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनों को पहचानिए और सच का साथ दीजिए। जय हिंद।